औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो पीडियाट्रिक्स है और टॉपिक है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। इसका हम मिलकर समझने और पढ़ने की कोशिश करेंगे। कॉमन मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन, डेवलपमेंटल हिप डिस्प्लेजिया के बारे में देखेंगे, क्लब फुट क्या होता है, इन सब का ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे। फ्रैक्चर्स, स्कोलियोसिस, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा क्या है, ऑस्टियोशिलाइटिस डिजीज़ क्या, ऑस्टियोमाइलिटिस क्या है। आखिरी दो को भी हम नहीं देखेंगे, बाकी सब देखेंगे हम इंशाल्लाह। डिसऑर्डर्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर आ जाता है डेवलपमेंटल हिप डिस्प्लेजिया आ जाता है। तो ये बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो इसके बारे में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, हेरिडिटेरी डिसऑर्डर है, यानी ये जीन्स में से आता है, ये वालदैन से आता है, ये हेरिडिटेरी डिसऑर्डर है। मोर कॉमन इन गर्ल्स, और ये गर्ल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है। ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है कि गर्ल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन है और यूनिलेटरल है, एक साइड पे डिस्प्लेजिया हुआ होता है। अभी मज़ीद देखते हैं ये होता क्या है। इम्प्रॉपर फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ हिप सॉकेट, तो जो हिप सॉकेट होता है वो ठीक तरीके से ना ही बना होता है, ना ही अपना फंक्शन ठीक से कर रहा होता है। हेड ऑफ फीमर इज़ डिसलोकेटेड, जो फीमर का हेड है वो भी डिसलोकेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि फ्लैट एसिटेबुलम होती है। एसिटेबुलम आपको पता है कि एक राउंड सी कैविटी है, अगर वो बिल्कुल ठीक हो तो फीमर का जो हेड है वो एसिटेबुलम में बिल्कुल ठीक से फिक्स हो जाता है और एक हिप जॉइंट बन जाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हिप जॉइंट है वो ठीक से नहीं है, जो फीमर है वो अंदर से डिसलोकेट हो जाती है क्योंकि एसिटेबुलम फ्लैट होती है। फ्लैट जगह पे वो किधर फिक्स होगी, वो फिक्स नहीं रहती। फ्लैट एसिटाबुलम ऑफ पेल्विस होती है, प्रिवेंट्स द फीमर फ्रॉम रिमेनिंग इन द एसिटाबुलम एंड रोटेटिंग एडिक्वेटली। तो हमने जो चीज़ें देखी, पहली चीज़ देखी कि ये हेरिडिटेरी डिसऑर्डर है, हेरिडिटेरी डिसऑर्डर है। फिर हमने देखा कि गर्ल्स के अंदर मोर कॉमन है और यूनिलैटरल भी होता है ये, ठीक है। फिर इम्प्रॉपर फॉर्मेशन, वो जो हिप जॉइंट है वो ठीक से नहीं बना हुआ, हेड ऑफ फीमर डिसलोकेट हो जाती है, फ्लैट एसिटाबुलम होता है जिसकी वजह से फीमर उधर रह नहीं पाती। ये उन्होंने डायग्राम में भी दिखा दिया कि नॉर्मल वाले में एक राउंड सी एसिटाबुलम है, इधर उन्होंने हमें शो कर दिया फ्लैट सी, तो वो फ्लैट सी हो गया जिसकी वजह से वो उधर नहीं रह पाएगा, डिस्प्लेजिया हो जाता है। होता क्या है जी, लिमिटेड एबडक्शन ऑफ द अफेक्टेड हिप। जो अब सिम्टम्स आ रहे हैं उसको ट्रीटमेंट में हमने उन चीज़ों को फिर रिमूव करना होता है। अब एबडक्शन नहीं हो पा रही तो फिर ऐसे स्प्लिट्स वगैरह पाएंगे जिनसे एबडक्शन हो जाए। तो क्या इन्होंने हमें बताया है, लिमिटेड एबडक्शन ऑफ द अफेक्टेड हिप, जो उस जगह पर एबडक्शन नहीं हो पा रही होती, एसिमेट्री हो जाती है ग्लूटियल एंड थाई फैट फोल्ड्स की। जो ग्लूटियल और जो थाई फैट फोल्ड्स हैं वो एसिमेट्री हो जाती है उनकी। अफेक्टेड लेग में अपीयर शॉर्टर, तो लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी है, शॉर्ट लेग हो जाती है क्योंकि वहाँ पर जॉइंट नहीं ठीक से बन रहा। तो अफेक्टेड लेग शॉर्टर हो सकती है, पॉजिटिव ऑटोलैनिक लेग हो सकता है। इसको मैम ने क्लास में डिस्कस किया था। है ये एक डिफरेंट चीज़ है। ऑटोलैनिक लिक उन्होंने कहा इधर पॉजिटिव आएगा। और अनइवन गेट हो जाती है इन ओल्डर चिल्ड्रन, अगर बच्चे फिर मतलब बड़े होते जा रहे हैं तो उनकी गेट पे भी फ़र्क आता है। तो एबडक्शन के बारे में जो चीज़ें हमने याद रखनी है वो ये है कि लिमिटेड एबडक्शन ऑफ द हिप, के एबडक्शन ठीक से नहीं हो पा रही होती, और जो ग्लूटियल और जो थाई की फ़ैट फोल्ड्स होती हैं वो वहाँ पर एसिमेट्री आ जाती है, और जो लेग होती है वो शॉर्ट हो जाती है, ऑटोलैनिक क्लिक होता है वो पॉजिटिव होता है, और अनइवन गेट आ जाती है। डायग्नोसिस क्या है कि अर्ली डायग्नोसिस इज़ की फॉर सक्सेस, जितनी जल्दी पता चल जाएगा उतने बेहतर है। ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन एज एट डायग्नोसिस, और ट्रीटमेंट यही डिपेंड कर रहा था कि वो जो जिस एज का होगा उस हिसाब से हमने उसको स्प्लिंट्स वगैरह या जो भी पिलाने होते हैं उसकी एज पे डिपेंड कर रहा होता है कि हमने उसको अब कौन सा ट्रीटमेंट देना है। जैसे कि उसने बताया दिया जी, मैनेजमेंट फॉर द इन्फेंट्स अंडर 3 months ऑफ द एज। अगर बच्चा 3 महीने से छोटा है और तब उसको हुआ है तो पेवलिक हार्डनेस उसको दिया जाता है। इसको एक दफ़ा मैं गूगल से आपको दिखा भी देती हूँ। ये है पेवलिक हार्डनेस, इस तरह का होता है जो कि बच्चे को एबडक्शन करवा कर रखता है, ऊपर शोल्डर वगैरह ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व है। इस तरह का पेवलिक हार्डनेस दिया जाता है। तो पेवलिक हार्डनेस को हमने देख लिया। तो पेवलिक हार्डनेस उसने क्या कीप्स था, इसके अंदर जो हमने अगर देखा हो तो हिप्स और नीज दोनों फ्लेक्स थे, दोनों पे फ्लेक्शन हुई हुई थी। हिप एबडक्टेड भी था और जो फीमेल हेड था वो एसिटाबुलम के अंदर चला जाता है। इसको पहना जाता है 3 से 6 मंथ्स के लिए, वॉर्न कंटिन्यूसली फॉर 3 to 6 months, और इफेक्टिव होता है 90% ऑफ द केस। तो ये याद रखना है कि जब बच्चा 3 महीने से छोटा, अगर MCQ आ जाए या लिखने को नोट आ जाए तो क्या देखना है कि पेवलिक हार्डनेस हम दे रहे हैं अगर वो बच्चा 3 महीने से छोटा है,
और उसमें जो हिप्स थे और नीज थे वो दोनों फ्लैक्स थे और हिप एबडक्टेड भी था, और फीमेरल हेड जो था वो एसिटाबुलम के अंदर था और वॉर्न कंटिन्यूसली फॉर 3 to 6 months। और इसको उन्होंने बता दिया कि 3 से 6 महीने के लिए लगातार ये पहनाया जाता है और ये इफेक्टिव होता है 90% ऑफ द टाइम। उसके बाद आ जाती है कि अगर बच्चा 3 महीने से बड़ा है तो हिप स्पाइका कास्ट, अब हम इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम फटाफट से हिप स्पाइका कास्ट लिखते हैं। जैसे कि नज़र आ रहा है कि किस तरह से वो बेली बटन के ऊपर तक होता है, ये वन ऑफ द बोथ लेग्स और एंकल्स और अप टू द बेली बटन होता है, ठीक है। तो ये इस डिफरेंट किस्म के ये हिप स्पाइका कास्ट, पहले जो हमने पैब्लिक हार्नेस देखा वो 3 मंथ से छोटे के लिए था, अगर बड़ा है बच्चा तो उसके लिए ये आ जाएगा। तो हिप स्पाइका कास्ट आ जाती है जी मेंटेन्स एबडक्शन, इसने भी एबडक्शन बिल्कुल मेंटेन की हुई थी, फ्रॉग लाइक पोजीशन थी, 3 से 18 मंथ्स एज के लिए ये होता है। तो हिप स्पाइका कास्ट के लिए हमने क्या देखा कि ये भी मेंटेन कर रहा होता है एबडक्शन को, और इससे फ्रॉग लाइक मतलब पोजीशन इसने मेंटेन की होती है, और 3 से 18 मंथ्स ऑफ द एज में ये हम इसको पहना सकते हैं, और फिर इसको 1 साल के लिए पहना जाता है और इसको चेंज करते रहना चाहिए जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है। फिर आ जाता है हमारे पास ORIF, ऑरिफ ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन की ज़रूरत पड़ती है सर्जिकल इंसर्शन ऑफ पिन की, और वो तब करेंगे जब 18 मंथ से बच्चा बड़ा होगा, ये तब आपने करनी है ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन। 18 मंथ से बड़े बच्चे के अंदर कोई अगर पिन वगैरह इंट्रोड्यूस करानी पड़ रही है तो उसकी एज देख लेनी है। और सक्सेसफुल रिडक्शन इज़ डिफ़िकल्ट आफ्टर एज 4, क्योंकि वो ग्रोथ कर रहा होता है बच्चा, उसकी ग्रोइंग एज होती है, तो डिफ़िकल्ट फिर हो जाता है। 4 साल के बाद अगर ओपन रिडक्शन वगैरह कराई जाए तो वो फिर डिफ़िकल्टी आती है, इसलिए 4 साल से पहले और 18 मंथ से बाद ये ऑरिफ करा लेनी चाहिए। ये सब उन्होंने हमें मैनेजमेंट्स बताई हैं, हमने पब्लिक हार्नेस देखी, फिर हिप स्पाइका देखी, इसने भी फ्रॉग लाइक पोजीशन मेंटेन की हुई है, उसके बारे में भी हमने कहा कि 3 to 6 मंथ्स, ये बात आपने याद कर लेनी है कि कितनी देर के लिए उसको पहन सकते हैं। जो पब्लिक हार्नेस था वो 3 से 6 मंथ्स था, जबकि जो हिप स्पाइका है वो 1 साल के लिए पहना जाता है, और जो ऑरिफ थी वो 18 मंथ से अबव थी। ये कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी हमें। क्लब फुट आ जाता है, एक्विना वायरस कहते हैं इसे हम। अच्छा जी, कंजेनिटल डिफॉर्मिटी ऑफ फुट है, ये भी पैदाइशी प्रॉब्लम है, एट बर्थ होती है, और 3 एरियाज़ ऑफ डिफॉर्मिटी आ जाती हैं। जैसे कि जो पाँव होता है उसको 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया जाता है, 4 फुट होता है, मिड फुट होता है और हाइंड फुट होता है। तो इसी तरह उन्होंने अब बता दिया, सबसे पहले उन्होंने मिड फुट की बात किया। जो मिड फुट होता है डायरेक्टेड डाउनवर्ड होता है, इसलिए उसको एक्वाइनस का नाम दे रहे हैं। तो ये इसी तरह से एज इट इज़ आपने याद कर लेना है। इसकी पिक्चर्स भी गूगल पे अवेलेबल हैं। पाँव बिल्कुल अंदर की तरफ ऐसे चला जाता है, अगर आपको दिखा दिया जाए, पाँव इस तरह से अंदर की तरफ मुड़ जाता है, ये उन्होंने हमें बता दिया। इस तरह की पिक्चर होती है। ठीक है, तो मिड फुट उन्होंने हमें बता दिया डायरेक्टेड डाउनवर्ड, जो मिड फुट होता है वो डायरेक्टेड हो जाता है डाउनवर्ड, और जो हाइंड फुट होता है वो टर्न इनवर्ड हो जाता है। हम वायरस का वर्ड हमेशा इनवर्ड के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए कोई नो वायरस का नाम दिया है, क्योंकि जो हाइंड फुट होता है वो अंदर की तरफ ऐसे मुड़ा हुआ है, और जो 4 फुट है वो कर्व्स टुवर्ड्स द फीट हील, तो वो अंदर हील की तरफ जिस तरह अडक्शन हो रही होती है, उंगलियां देखें ना वैसे हील की तरफ समझो मुड़ी हुई हैं। एंड द टर्न्स अपवर्ड इन पार्शियल सुपिनेशन। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मिड फुट के बारे में हमने जो चीज़ देखी है कि वो मिड फुट डाउनवर्ड मूव किया होता है, एक्वाइनस उधर हुई हुई होती है, ठीक है। पहले जो मिड फुट देखा है वो डाउनवर्ड था, और जो हाइंड फुट था उसके बारे में हमने कह दिया कि वो इनवर्ड था, वो वायरस हुआ हुआ है। और जो 4 फुट है वो कर्ल्स कर गया था टुवर्ड्स द हील, एडक्शन नहीं हुई थी, और टर्न्स अपवर्ड इन पार्शियल सुपिनेशन, जिस तरह हाथ की बाजू की सुपिनेशन होती है, इसी तरह पाँव भी उसी कंडीशन में आया हुआ है, पार्शियल अपवर्ड है और पार्शियल सपिनेशन में आया हुआ है। तो ये क्लब फुट एक इम्पॉर्टेंट है, इसको ऐसे याद करना। फिर लिखा हुआ है कैन अफेक्ट वन और बोथ फीट, एक भी पाँव ऐसी कंडीशन में जा सकता है, कुछ लोगों का एक ही पाँव अफेक्टेड होता है, कुछ लोगों के दोनों होते हैं। पोर्शंस ऑफ द फुट एंड एंकल आर ट्विस्टेड आउट ऑफ द नॉर्मल पोजीशन। तो ये है कि जो फुट होता है और जो एंकल होता है वो थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया होता है नॉर्मल पोजीशन से हटकर,
वेरिंग डिग्रीज ऑफ सिविरिटी एंड कम्बिनेशंस ऑफ एबनॉर्मल पोजीशंस, और इनकी सिविरिटी बदल जाती है और एबनॉर्मल पोजीशन से मतलब डिग्री इनकी जो सिविरिटी है कितना ज़्यादा सीवियर है वो चेंज हो रही होती हैं, वो वेरी कर रही होती हैं, और कितनी एबनॉर्मल पोजीशंस इसके अंदर होंगी। अर्ली डिटेक्शन ज़रूरी होती है इसकी। पार्ट ऑफ न्यू बॉर्न असेसमेंट, मूव फुट टू मिड लाइन, तो यही है उसके पाँव को मिड लाइन की तरफ मूव करके असेस किया जाता है। कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, क्लब फुट माइल्ड भी हो सकता है और सीवियर भी हो सकता है। ठीक है, तो अर्ली डिटेक्शन उन्होंने बताई है कि बहुत ज़रूरी है इसकी। और जो न्यू बॉर्न हुआ है उसके असेसमेंट के लिए जो पाँव होता है उसको मिड लाइन की तरफ ऐसे मूव करके देखा जाता है। ट्रीटमेंट क्या है? बिगन सून आफ्टर द बर्थ बिफोर डिस्चार्ज, मतलब पैदा होते साथ ही अगर आपको पता चल गया कि क्लब फुट है तो इसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। मैनिपुलेशन विद सीरियल कास्टिंग फॉर 8 to 12 वीक्स ड्यूरिंग द रैपिड ग्रोथ, तो सीरियल कास्टिंग के साथ इसकी मैनिपुलेशन की जा रही होती है। और कितनी देर के लिए की जा रही होती है? 8 वीक्स के लिए, 2 से 3 महीने के लिए। 2 महीने से ये 3 महीने के लिए उसको ये कास्टिंग सी प्रोवाइड कर दी जाती है। कास्ट एक्सटेंड्स अबव इन्फेंट्स नीज टू इंश्योर करेक्शन, और कुछ कास्ट तो इतने बड़े होते हैं मतलब उसके घुटने तक पहुंच रहे होते हैं, बल्कि उससे भी ऊपर, ताकि बस वो उसका पाँव ठीक हो जाए। तो एक तो हमने बात की कि बिफोर बर्थ आफ्टर बर्थ शुरू हो गई थी डिस्चार्ज होने से पहले ही, और मैनिपुलेशन जो की गई थी वो सीरियल कास्टिंग के ज़रिए की गई थी। ये 2 से 3 महीने बनते हैं तब तक की जाती है। इसको 8 से 12 वीक्स तक ये लगाई जाती है, लगा के रखी जाती है। और कास्ट एक्सटेंड करते हैं जी अबव इन्फेंट्स नीज टू इंश्योर द करेक्शन। फिर सर्जिकल करेक्शन भी की जा सकती है बिटवीन 4 से 12 मंथ्स। तो वीक्स की अगर बात हो रही है 8 से, मतलब वो तो 2 से 3 महीने ही बन रहे थे ना, लेकिन 2 से 3 महीने के बाद अगर आपने सर्जिकल करेक्शन करनी है तो 4 से 12 महीने, ठीक है ना, 1 साल तक वो की जा सकती है करेक्शन। रीअलाइनमेंट हो सकती है बोन्स की, पिन इंसर्शन हो सकती है, कास्ट लगाए जा सकते हैं 6 से 12 वीक्स। तो इनके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो याद करनी है, वो पता होना चाहिए फॉर द नॉलेज एंड फॉर द पेपर पर्पज़ ऑल्सो, कि जो करेक्शन की थी वो 4 से 12 महीने के लिए की गई थी सर्जरी, तब की जाती है। और बोन्स की रीअलाइनमेंट की जाती है, पिन इंसर्शन हो जाती है। और जो कास्ट होते हैं वो किसके लिए होते हैं? 6 से 12 वीक्स, यही 3 महीने तक, 1.5 से 3 महीने तक, ओके, लगाई जा रही होती है ये कास्ट भी। डेनिस ब्राउनी स्प्लिंट्स, ये भी बच्चों के ना शूज़ अटैच टू द मेटल बार, उन्होंने खुद ही बता दिया। स्प्लिंट का एक मेटल सी बार होती है, ऊपर 2 जूते लगे होते हैं एक बार के ऊपर, तो उससे फिर करेक्शन मेंटेन की जाती है उससे। डेनिस ब्राउनी स्प्लिंट याद रखना है कि इसके लिए कौन सा स्प्लिंट है, वो हमने डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हिप के लिए याद रख लिया था। पेल्विक हार्नेस वगैरह था, हिप स्पाइका था, और अगर क्लब फुट वगैरह है तो उसके लिए डेनिस ब्राउनी स्प्लिंट आ जाता है। आगे से फ्रैक्चर आ जाते हैं। ब्रेक इन द बोन फ्रॉम स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस, कोई प्रेशर लगाया, अगर हड्डी टूट गई है तो वो फ्रैक्चर होती है। फ्रीक्वेंट होता है चिल्ड्रन के अंदर, उसने क्या ज़्यादा होता है। बोन्स आर नॉट एज डेंस एंड मोर पोरस, क्योंकि उसने बता दिया जो हड्डी होती है वो इतनी डेंस कोई नहीं होती और बहुत पोरस होती है, इसलिए उसने बता दिया कि नरम सी हड्डी होती है तो बच्चों के अंदर फ्रैक्चर ज़रा जल्दी हो जाता है, कॉमन होता है ज़रा। यूजली अगर फ्रॉम फॉल्स, कोई गिरा है, कोई स्पॉट इंजरी आई है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, गिरने से, स्पॉट से, कोई एक्सीडेंट है या कोई बोन की डिजीज़ है तो उस वजह से फ्रैक्चर हो सकता है। फ्रैक्चर में दर्द होती है, अब नॉर्मल लिम्ब पोजीशनिंग हो जाती है, जो लिम्ब की पोजीशन होती है वो ठीक नहीं रहती। फ्रैक्चर से रेंज ऑफ मोशन कम कवर हो रही होती है। एडिमा हो सकता है। इकाईमोसिस में डिस्कलरेशन हो जाती है, स्किन का कलर जैसे नील नहीं पड़ जाता वैसे शो हो रहा होता है। क्रेपिटस आ सकते हैं। रिफ्यूज़ल टू प्ले विद एक्सट्रीमिटी, गार्डिंग, मतलब वो बंदा उस एक्सट्रीमिटी को फिर यूज़ नहीं कर रहा होता, तो ये सिम्टम्स पता होने चाहिए। रेंज ऑफ मोशन कम हो गई है, एडिमा है, काइमोसिस हो गया है, क्रेपिटस है वगैरह, ये फ्रैक्चर्स के केस में आ रहे होते हैं। इसमें भी कास्ट लगाए जा सकते हैं, अगर हड्डी ज़्यादा टूट गई तो सर्जरी करके स्क्रूज़ भी लगाए जा रहे होते हैं। पिन्स और एक्सटर्नल डिवाइसेस लगाई जाती हैं अगर ज़्यादा हड्डी में फ्रैक्चर, ज़्यादा क्रैक आ गया। ट्रैक्शन आ जाती है, यूज़ टू अलाइन बोन को अलाइन करने के लिए ट्रैक्शन, और ट्रैक्शन स्किन और स्काइडर दोनों लेवल पे दी जाती है। अगर पुल इज़ अप्लाई टू द स्किन एंड मसल, अगर पुल स्किन के ऊपर लगाया जा रहा है तो स्किन ट्रैक्शन होगी। और स्केलेटल के लिए अगर बोन पुल इज़ अप्लाई टू द बोन पिन्स तो वो ट्रैक्शन की जा सकती है।
फिर वॉच फॉर द कंपार्टमेंट सिंड्रोम। अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी में डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं कि अगर एक जगह खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो गई, ब्लीडिंग हो गई, स्कीमिया हो गया, तो उसको उधर से ट्रीट कर लिया जाए, दूसरी चीज़ें ठीक रहें। अच्छा जी, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस बिगन अबाउट 30 मिनट्स आफ्टर टिश्यू स्कीमिया स्टार्ट्स। तो जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होती हैं वो आधे घंटे बाद, 30 मिनट्स के बाद शो होना शुरू होती हैं। ठीक है, कि अस्कीमिया इधर हो गया, इधर ऑक्सीजन नहीं जा रही, उसकी कलरेशन ख़राब हो जाती है, जैसे कि अब उसने बता दिया, पैरेस्थीसिया हो जाता है, वहाँ पर नमनेस सी हो जाती है, टिंगलिंग सी, बर्निंग सी, लॉस ऑफ 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन उधर टच करने से पता कोई नहीं चल रहा होता, तो उस जगह पर पैरेस्थीसिया हो जाता है, पेन हो रही होती है, अनरिलीव्ड बाय द मेडिकेशन, दवाई खाने से आराम भी नहीं आ रहा होता, कैरेक्टराइज्ड बाय द क्राइंग इन द यंग चाइल्ड, बच्चा हो तो वो रो रहा होता है। तो पैरेस्थीसिया हमने देख लिया कि उधर बर्निंग सी, नमनेस सी, टिंगलिंग सी, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन भी लॉस हो गई थी, फिर पेन हो रही थी, फिर प्रेशर, स्किन इज टेंस और डिसकलर्ड, स्किन के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा होता है, स्किन थोड़ी टेंस हुई होती है, डिसकलर्ड हो जाती है, और अगर कास्ट हो तो वो ऐसे टाइट सा नज़र आता है। पेलर डिस्टल टू कास्ट, जो कास्ट है उसके डिस्टली अगर देखा जाए तो स्किन क्या होती है, पेल नज़र आ रही होती है, ग्रे सी, वाइट स्किन टोन, अंदर ब्लड नज़र नहीं आ रहा होता। तो कास्ट लगाया और अगर कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो रहा हो तो आप डिस्टली उस एरिया को देख सकते हो कि उसका रंग बदल जाता है, पैरालिसिस हो जाता है जी, वीकनेस और इनएबिलिटी टू मूव एक्सट्रीमिटी, वो बंदा अपनी एक्सट्रीमिटी को मूव ही नहीं कर पा रहा होता, और पल्स लेसनेस आ जाती है कि उस जगह पर पल्स नहीं ठीक होती। तो इसने बता दिया डिस्टल टू कास्ट, ये भी कास्ट के डिस्टल ही होती है, और वीक और एब्सेंट पल्स हो अगर वहाँ पर तो पता नहीं चल रहा होता उधर कुछ भी, पल्स वीक होती है वहाँ पर। कास्ट केयर इन चिल्ड्रन कैसे की जा सकती है, प्रोमोट मोबिलिटी, मतलब आप बंदे को यही कहा जाए कि वो मूव करता रहे, क्रचेस के थ्रू मूव करे, अगर वो चल नहीं पा रहा तो क्रचेस के ज़रिए मोबिलिटी आए, व्हील चेयर पर बैठ के चले और यूज़ करें उसको, यानी व्हील्ड कार्ड्स, हिप्स पाइका कास्ट जिस तरह हम ऊपर देख कर आए हैं तो वो लगाए जाते हैं। प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उसके लिए प्रमोट करनी पड़ती है बॉडी इमेज, डाइवर्शनल एक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है, कास्ट बिकम्स द पार्ट ऑफ द बॉडी, फियर रिमूवल, कास्ट तो बॉडी का एक हिस्सा बन जाते हैं, तो मतलब किसी तरह थोड़ा बहुत लिम्ब मूव करता रहे, डाइवर्शनल मूवमेंट होती रहे, एक्टिविटी होती रहे, बॉडी इमेज को प्रमोट किया जाए। स्पाइन के कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, स्कोलियोसिस हो जाता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पाइनल डिफॉर्मिटी, ये भी गर्ल्स के अंदर ज़्यादा, जिस तरह हमने हिप डिस्प्लेसमेंट कहा था, डिस्प्लेजिया जो था, डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप, वो भी गर्ल्स में ज़्यादा थी, हेरिडिटरी थी, यूनिलैटरल थी, इस तरह ये इसकी भी रेशो उसने हमें बता दिया 5:1 होती है, मतलब गर्ल्स के अंदर ये ज़्यादा है। और लैटरल कर्वेचर होता है जिस स्पाइन का, कैन बी कंजाइंटल और डेवलप्ड इन इन्फेंसी और द चाइल्डहुड, तो ये पैदाइशी भी हो सकती है और ये बचपन में भी हो सकती है, और इसका बाय ऑब्जर्वेशन से पता लगता है, इसका डायग्नोसिस ऑब्ज़र्व करके पता चलता है, नॉन पेनफुल एट फर्स्ट, क्योंकि शुरू में स्कोलियोसिस से कोई दर्द नहीं हो रही होती, हमें पता है कि भाई लेटरल बेंडिंग ऑफ द स्पाइन, लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन होती है। ऑल चिल्ड्रंस ग्रेड इन 5th ग्रेड, जितने भी चिल्ड्रन थे उनकी स्क्रीनिंग की गई थी 5th ग्रेड के अंदर, इल फिटिंग क्लोथ्स की वजह से भी पता लग सकता है, और अनइवन शोल्डर्स, स्कैपुला अनइवन अगर शोल्डर्स हैं, स्कैपुला है, हिप है, तो इस केस में, स्कोलियोसिस के केस में अक्सर बच्चों के जो शोल्डर होते हैं वो दोनों अलाइनमेंट में नहीं होते, स्कैपुला अनइवन होते हैं, हिप्स अनइवन होती हैं क्योंकि उसकी लेटरल बेंडिंग हो गई हुई है। और स्कोलियोमीटर से क्या होता है जी, डिग्री ऑफ कर्वेचर देखा जाता है कि कितनी कर्वेचर हुई है। फिर ट्रीटमेंट आ जाता है जी, ट्रीटमेंट विल नॉट करेक्ट द कर्व बट प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्सनिंग, तो यही है कि ट्रीटमेंट से कर्व तो ठीक नहीं होती लेकिन उसको मज़ीद वर्स होने से बचाया जा सकता है। फिर माइल्ड स्कोलियोसिस कौन सी होती है, लाइफ लॉन्ग मॉनिटरिंग उसके लिए करनी पड़ती है, पूरी ज़िंदगी मॉनिटर करना पड़ता है उसको। और मॉडरेट स्कोलियोसिस में उसने कहा है कि ब्रेसेस आ जाते हैं, और एक्सरसाइजेज टू इम्प्रूव पोस्चर एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मॉडरेट स्कोलियोसिस है तो कुछ ब्रेसेस लगा दिए जाते हैं,
और कुछ एक्सरसाइजेस की जाती हैं ताकि इम्प्रूव हो सके इसका पोस्चर और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दी जाती है बैक मसल्स को, ईएमएस वगैरह दी जा रही होती हैं। फिर आ जाता है ट्रीटमेंट बाय द स्फीयर स्कोलियोसिस। सर्जिकल करेक्शन की जा सकती है स्पाइनल अलाइनमेंट एंड स्ट्रेटनिंग हैरिंगटन रॉड वगैरह लगाकर। तो सर्जिकल हमने करेक्शन कैसे देखी कि स्पाइनल अलाइनमेंट हो जाए और उसकी स्पाइन जो है वो स्ट्रेट हो जाए, तो हैरिंगटन रॉड देखा हमने, और फॉलोड बाय द मिलवॉकी ब्रेस। ये और उसके बाद जो ब्रेस लगाया जाता है वो कौन सा है, मिलवॉकी ब्रेस है। हैरिंगटन रॉड हमने देख लिया, उसके थ्रू हमने उसकी अलाइनमेंट करने की कोशिश की थी सर्जरी करके, ठीक है। स्पाइनल अलाइनमेंट देखी हमने, स्ट्रेटनिंग देखी, और फिर उसके बाद उसने बताया कि जो ब्रेस लगाया जाता है वो मिलवॉकी होता है, और जो कि 23 घंटे पहना जाता है, सिर्फ 1 आवर की ब्रेक आती है। और जैसे कि क्लास में डिस्कस हुआ था कि 12 आवर के बाद आधा घंटे की ब्रेक दी जाए, फिर 12 आवर के बाद, या फिर टोटल 1 घंटे की बस ब्रेक होती है, वरना 23 घंटे पहनने पड़ता है। इसके अलावा डिसऑर्डर्स आ जाते हैं बोन के, जिसमें आ जाता है जी ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। नाम से पता चल रहा है कि बोन ठीक से नहीं बनी हुई, इम्परफेक्ट है। तो अभी देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है लीड्स टू द फ्रेजाइल बोन फॉर्मेशन। जो बोन बनती है वो बहुत ही नाजुक, फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक सी। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है और फ्रेजाइल बोन फॉर्मेशन है। ब्रिटल बोन डिजीज़ भी इसको कहते हैं। ब्रिटल का मतलब यही होता है ना, ईजिली ब्रेकेबल। तो ये ब्रिटल बोन डिजीज़ होती है, काजेज रिकरेंट पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स। और इसके अंदर क्या हो रहे होते हैं, बार बार इसके अंदर फ्रैक्चर होने का खतरा होता है। विल नॉट हैव नॉर्मल ग्रोथ इन हाइट। और जो बोन होती है उसकी भी ग्रोथ ठीक से नहीं होती, मतलब बड़ी छोटी छोटी बोन्स होती हैं, जिसकी वजह से हाइट पे भी इफेक्ट आ रहा होता है। मैनिफेस्टेशंस क्लिनिकली कैसे हमें पता चलता है इसका, मल्टीपल एंड फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स, बार बार इसके अंदर फ्रैक्चर्स आ रहे होते हैं। थिन सॉफ्ट स्किन होती है, जो स्किन होती है वो भी बड़ी पतली सी होती है और सॉफ्ट सी स्किन होती है इसके ऊपर। और इंक्रीज जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी, जॉइंट की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो ये हमें याद रखना है कि लिखा है कि जी इंक्रीज जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी है और सॉफ्ट प्लायबल ब्रिटल बोन्स है। तो ब्रिटल से तो हमने याद रख लेना है कि हम ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा की बात कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल और फ्रीक्वेंट, इसकी डेफिनेशंस में याद रख लेना है कि ये ब्रिटल बोन है और इसमें बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर्स आ रहे हैं और विल नॉट हैव नॉर्मल ग्रोथ इन हाइट। ये बोन नॉर्मली ग्रो भी नहीं कर रही हाइट में इतनी, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज़, क्योंकि नोट भी आ सकता है कुछ भी। और मल्टीपल एंड फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स आ रहे हैं इसके अंदर। सॉफ्ट स्किन थी और जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा थी, वीक मसल्स हो जाते हैं, सॉफ्ट और प्लायबल ब्रिटल बोन्स होते हैं, शॉर्ट स्ट्रेचर होता है जिसकी वजह से लोगों का जो साइज़ होता है वो छोटा होता है। फिर मैनेजमेंट कैसे होती है जी, प्रोटेक्ट फ्रॉम द ट्रॉमा एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्रैक्चर्स। बस उसको ट्रॉमा से बचाना होता है, फ्रैक्चर से बचाना होता है। अर्ली इंटरवेंशन यही है कि स्प्लिंट्स लगा दी जाएँ, ब्रेसेस लगा दी जाएँ और सर्जिकल रॉड्स लगा दी जाएँ। तो कुछ इंटरवेंशन उन्होंने बता दिया, मैनेजमेंट बता दिया कि स्प्लिंट्स हो जाएँ, ब्रेसेस हो जाएँ, सर्जिकल रॉड्स आ जाएँ। फिर मैनेजमेंट में उन्होंने हमें क्या बताया जी, हैंडल चाइल्ड जेंटली, बहुत ही आराम से हैंडल करना पड़ता है चाइल्ड को। सपोर्ट ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटीज़ एज चाइल्ड इज़ मूव्ड। ये बैकग्राउंड में शो रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। हैंडल चाइल्ड जेंटली, जब चाइल्ड मूव करे तो उसकी जो ट्रंक है और एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो सपोर्टेड फॉर्म में हो। सपोर्ट करनी है उसकी ट्रंक को, उसकी एक्सट्रीमिटीज़ को एज अ चाइल्ड मूव। बाथिंग में काज फ्रैक्चर्स, तो मतलब उसको नहलाना है तो बहुत ध्यान से नहलाना है, वो उससे भी फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। यूज़ ब्लैंकेट फॉर एडिशनल सपोर्ट वन लिफ्टिंग, तो अगर उसको लिफ्ट करके एक जगह से दूसरी जगह रख रहे हैं या उसको उठा भी रहे हैं तो ब्लैंकेट का इस्तेमाल करें। नेवर पुल लेग्स अपवर्ड, उसकी टांगें कभी भी अपवर्ड पुल ना करें। तो इस तरह से मैनेजमेंट इसकी आ रही होती है। और भी उन्होंने मज़ीद मैनेजमेंट में लिखा हुआ है कि इनकरेज वेल बैलेंस्ड डाइट, उसकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। एडिशनल उसको विटामिन सी सप्लीमेंट्स दो, विटामिन डी हो उसका डाइट में। कैल्शियम टू इनकरेज हीलिंग एंड बोन ग्रोथ, तो विटामिन सी और डी उसको मिलना चाहिए और कैल्शियम होना चाहिए ताकि उसकी हीलिंग हो और उसकी बोन ग्रोथ हो। लिमिट कैलोरीज टू मेंटेन वेट, क्योंकि अगर वो बच्चा है जितने भी ईयर्स का है वो, तो इमोबिलिटी कैन लीड टू ओवर वेट, क्योंकि वो उधर पड़ा रहेगा तो उसके ओवर वेट हो सकता है, इसलिए उसको ज़्यादा कैलोरीज मत ही दें। और मैनेजमेंट में क्या लिखा हुआ है, सपोर्ट नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कोशिश करें कि उसकी नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट होती जाए। वो सोशलाइजेशन करे,
स्विमिंग इम्प्रूव्स मसल टोन, स्विमिंग से मसल टोन इम्प्रूव होती है। व्हील चेयर्स और अडाप्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर लिया, अगर उसको खतरा है फ्रैक्चर का या नहीं वो चल पा रहा है या कुछ भी है तो व्हील चेयर इस्तेमाल कर लिया, अडाप्टिव इक्विपमेंट यूज़ कर लिया। लेकिन स्विमिंग से उन्होंने हमें बताया कि इम्प्रूव होती है मसल टोन सोशलाइजेशन से। फिर आ जाती है ऑस्कुट-शिलेटर डिजीज़ आ जाती है, थिकनिंग एंड इन्लार्जमेंट ऑफ टिबियल ट्यूबरोसिटी। जो टिबिया की ट्यूबरोसिटी होती है ना वो थिक हो जाती है, वो इनलार्ज हो जाती है। रिजल्ट फ्रॉम माइक्रो ट्रामा, और ये किस वजह से होता है, हल्की सी अगर चोट लगे, कोई फुटबॉल खेल रहा था टिबिया पे आकर लग गया तो उस पर क्या हो सकती है, वो थिकनिंग हो सकती है और इनलार्ज हो जाती है जो टिबियल ट्यूबरोसिटी, उसको हम ऑस्कुट-शिलेटर डिजीज़ पे कह रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। इन्लार्जमेंट ऑफ द टिबियल ट्यूबरोसिटी रिजल्ट फ्रॉम द माइक्रो ट्रामा, स्पोर्ट्स रिलेटेड होता है। ये किस वजह से होता है जी, माइक्रो ट्रामा की वजह से होता है। फिर उसने बताया है जी बायलेटरल नी पेन, इसकी वजह से ना दोनों घुटनों में दर्द होती है और वो एग्जैसरबेटेड होती है, एग्जैसरबेटेड बाय रनिंग। अगर बंदा रन कर रहा है, जंपिंग कर रहा है, क्लाइंबिंग स्टेयर्स है, तो उस वजह से ना दोनों नी में पेन होती है और रनिंग से, क्लाइंबिंग से, जंपिंग से पेन ज़्यादा बढ़ भी सकती है। मैनेजमेंट में क्या है, जिससे आप लिमिटिंग कंडीशन आ सकती है, रेस्ट, आइस, हीट और एनसेड्स। तो उसके लिए अब जो कि ऑस्कुट-शिलेटर डिजीज़ है, टिबिया के ऊपर थिकनिंग हो गई है, उसके ऊपर इन्लार्जमेंट हो गई है, तो वो अगर दर्द हो रही है तो उसके लिए रेस्ट वो कर ले, थोड़ा आइसिंग कर ले या हीटिंग कर ले, एनसेड्स लगा ले। इमोबिलाइजेशन ऑफ द लिम्ब में भी नेसेसरी, उस लिम्ब को थोड़ी देर के लिए इमोबिलाइज कर दें। स्पोर्ट, अदर मेथड्स ऑफ एक्सरसाइज इन स्पोर्ट्स, कुछ और तरीके से एक्सरसाइज करें या स्पोर्ट्स के डिफरेंट मेथड ढूंढ ले वो खेलने के। सबसे एंड पे आई थिंक सही एंड पे ही है हमारे पास ऑस्टियोमाइलाइटिस। हाँ जी, तो हम ऑस्टियोमाइलाइटिस को देख लेते हैं। ठीक है, लाइटिस का वर्ड शो कर रहा है कि ये इन्फेक्शन है, और वो कौन सा इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ऑस्टियोमाइलाइटिस। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है बोन का, कॉमन इन चिल्ड्रन एज 1 से 12 ईयर्स। तो ये उन्होंने हमें बता दिया है जी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ बोन होता है और कॉमन होता है जी चिल्ड्रन में एज 1 से 12 ईयर्स तक। तो ये हमें एज पता होनी चाहिए कि 1 से 12 साल के बच्चों में ये इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। कैन फॉलो ओपन फ्रैक्चर्स, और ये किसके बाद हो सकता है, किसी को ओपन फ्रैक्चर हुआ था तो उधर इन्फेक्शन हो गया, कोई बर्न इंजरी हुई थी, किसी को स्किन एब्सेस था या फॉरेन बॉडी एंटर हुई है। ठीक है, तो ये उस वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स स्प्रेड थ्रू द, जो इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म होता है जो कि इन्फेक्शन काज कर रहा है, वो किस वजह से स्प्रेड कर सकते हैं, थ्रू द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम द पेनिट्रेटिंग इंजरी टू द बोन। तो वो खून के ज़रिए, वो जहाँ पर एक पेनिट्रेटिंग इंजरी हुई थी उधर से दाखिल होकर हड्डियों तक पहुँच सकता है। ठीक है, तो इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म स्प्रेड्स थ्रू द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम द पेनिट्रेटिंग इंजरी टू द बोन, 1 से 12 ईयर्स में कॉमन है। फिर साइंस एंड सिम्टम्स आ जाते हैं जी, पेन, वार्मथ। साइंस एंड सिम्टम्स में क्या जाता है कि फिर उस बच्चे को, उस बंदे को, अफेक्टेड पर्सन को पेन होती है, वो जगह गर्म फील होती है इन्फेक्शन की वजह से, टेंडरनेस होती है उस जगह पर, लिमिटेड मतलब जब टच करें तो हार्ड और पेनफुल, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड टू द एरिया ऑफ इन्फेक्शन, उस जगह पर रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है जिधर इन्फेक्शन हुआ होता है। तो पेन देखी हमने, वार्मथ देखी, टेंडरनेस देखी, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन हो जाती है जी टू द एरिया ऑफ इन्फेक्शन, यूजली इन द एक्सट्रीमिटीज़ में होता है, ये हाथ पाँव में होता है। ठीक है, और टांगों वगैरह में एक्सट्रीमिटीज़ में हो रहा होता है, और हाथ पाँव में। फिर उसने बताया कि इन यंगर चाइल्ड मोर सब्टल सिम्टम्स, इरिटेबिलिटी, तो बच्चों जो चाइल्ड जितना छोटा है उतने प्रिसाइज और एक्यूरेट सिम्टम्स आ रहे होते हैं और इरिटेबिलिटी शो हो रही होती है यंगर लोगों में। डायग्नोसिस यही है कि इंक्रीज WBCs, आपको पता है कि जहाँ पर WBCs ज़्यादा होते हैं वो इन्फेक्शन की अलामत होती है, तो ऑस्टियोमाइलाइटिस में WBCs ज़्यादा हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाता है सेडिमेंटेशन रेट, इससे भी इन्फेक्शन का ही पता चल रहा होता है। इंक्रीज सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो सी रिएक्टिव प्रोटीन होती है, तो हमने WBCs ज़्यादा देखा। अनसुबाज हल्की सी आहिस्ता करो। अच्छा, WBCs हमने देखा कि वहाँ पर ज़्यादा हो गए हुए थे, सेडिमेंटेशन रेट ज़्यादा हो जाता है उधर, और सी रिएक्टिव प्रोटीन्स उधर ज़्यादा होती हैं। पॉजिटिव ब्लड कल्चर, जब आप ब्लड टेस्ट कराते हो उसके अंदर जो इन्फेक्शन टेस्ट चेक कराते हो तो वो पॉजिटिव कल्चर शो करता है। और MRI शो बोन पिरुलेंस एंड एडीमा, तो MRI में तो बोन की पिरुलेंस भी शो हो रही होती है, एडीमा वगैरह शो हो रहा होता है।
तो ये सब चीज़ें देख ली, सी रिएक्टिव, पॉजिटिव कल्चर एंड प्रिवेलेंस एंड एडीमा। ट्रीटमेंट बता दिया जी, 4-6 वीक्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, 4 से 6 हफ्ते, ठीक है ना, 1 महीने से 1.5 महीने तक आपको ये खानी पड़ती है। 4 से 6 वीक्स तक एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं। PICC लाइन, ये मैंने आई थिंक सो स्टडी किया था, सर्च किया था। तो मतलब ये एक सेंट्रल कैथेटर कोई ऐड किया जाता है, पेरिफेरल इंजेक्टिंग ऑफ आई थिंक सो सेंट्रल कैथेटर, तो मतलब उसके थ्रू एंटीबायोटिक्स बॉडी में ऐड की जा रही होती हैं। फिर लिमिट वेट बेयरिंग ऑन एक्सट्रीमिटी, कोशिश करनी है कि जिधर प्रॉब्लम है, जिधर इन्फेक्शन है, उधर वेट बेयरिंग ना हो। अग्रेसिव थेरेपी इज़ नीडेड टू प्रिवेंट, थेरेपी अच्छी सी होनी चाहिए, एग्रेसिव थेरेपी करनी है ताकि डिसरप्शन ऑफ ग्रोथ प्लेट पे कोई फ़र्क ना पड़े, उसकी ग्रोथ पे ज़रा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ताकि जी उस ग्रोथ प्लेट के ऊपर डिसरप्शन ना हो जाए, उसकी ग्रोथ ना रुक जाए। तो ये इन्फेक्शन से बचाना है उसको। सेप्टिक आर्थराइटिस, सेप्टिक रिलेटेड टू इन्फेक्शन ही होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, वो वाला आर्थराइटिस ना हो जाए, जॉइंट डैमेज ना हो जाए, रिकरेंट इन्फेक्शन, बार बार होने वाले इन्फेक्शन से बचाने के लिए। तो हमने यहाँ तक ही पढ़ना था, हमने काफ़ी चीज़ें देख ली, हमने बोन डिसऑर्डर्स देख लिया, हमने स्पाइन डिसऑर्डर देख लिया, स्कोलियोसिस देख लिया, फ्रैक्चर देख लिया, क्लब फुट देख लिया, और डिस्प्लेजिया, डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप देख ली। तो थोड़ा बहुत तो चला हावना हो गई है हमें इंशाल्लाह। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।